कि हम लोग दिसंबर एंड पे करते थे ये वाला सेशन, क्योंकि मतलब हमारा दिल ये करता है कि जब बच्चे सेशन में आए तो वो बिल्कुल ईजी हो, उन्हें पता हो कि मैंने क्या करना है। लेकिन आप लोगों में से मेजॉरिटी जिनको फॉर्म्स भी नहीं मिली, वो बार-बार ईमेल कर रहे हैं, सर मुझे सीफैप की सब्जेक्ट सिलेक्शन बताएं, मैंने क्या करना है, किस तरह से करना है। आइडियली आपको इस टाइम पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस वक्त अपने फॉर्म वाले इशू पे काम करें। जब तक फॉर्म नहीं होती तब तक पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। आप खामखा पढ़ाई के बारे में मत सोचें, कोई बात नहीं, आप महीने बाद भी आ जाएंगे तो ये सेशन की वीडियोस भी मौजूद होंगी, उसके अलावा हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन भी मौजूद होगी। तो आप इस वक्त परेशान ना हो, आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि फॉर्म मिले। फॉर्म मिलने के बाद ये सारी चीजें समझ भी आएंगी, मजा भी देंगी, और उस टाइम पे आप जरा सीक्वेंस से स्टडी अप्रोच के साथ उसको पढ़ भी पा रहे होंगे। ठीक है, एक भाई ने कहा सर मैंने दी थी दिसंबर 24 में, लेकिन लुकिंग फॉर चेंज इन स्कीम। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो लोग जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जिनकी अटेम्प्ट है समर 2025 में, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अब हमारे पास 2-3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हुए हैं। किसी की दिसंबर में अटेम्प्ट है, किसी की अगले जून में। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो हमें 1 से 1.5 साल की प्लानिंग करनी है, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि भाई नई स्कीम ने आपके साथ क्या किया। और हमने देखा है कि इस वक्त हमारे पास 1/5 20% ऑफ द लोग वो हैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। मैं एक दफा आपको याद करा दूं कि हम लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर एक डिटेल से वर्किंग की थी, और मैंने जब नई न्यू स्कीम का फाइनल डॉक्यूमेंट आया था जिसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एग्जामिशन आई थी, तो एसबीआई के यूट्यूब पेज पे, यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर गाइडेंस दी थी, और काफी दुनिया ने वो देखी थी। 4-5 हजार व्यूज थे शायद उस वीडियो के। तो एसबीआई के यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो वहां पे गाइडेंस एंड मेंटोरिंग की पोस्ट का एक पोर्शन बना हुआ होगा, और वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा ये सब्जेक्ट सिलेक्शन गाइडेंस न्यू स्कीम के मुताबिक। तो मैंने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पूरा समझाया है कि आपकी क्या क्या एग्जाम्प्ट हो रहा है, एसपीएम की जगह क्या आ रहा है, क्या एमएसए 1 देने से आपको क्या होगा, सीफैप के सारे पेपर पास करने से क्या होगा। मैं वो सारी बातें तो नहीं रिपीट करूंगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम मैं पहले उन लोगों को बता दूं। तो इस वक्त सीफैप के सब्जेक्ट्स या सीफैप में हमने कौन सी चीज उठानी है वो समझाने के लिए पहले मैं एग्जिस्टिंग लोगों को बता दूं, फिर मैं नए स्टूडेंट्स की तरफ आता हूँ। अब ऐसा ना हो कि नए स्टूडेंट जो बेचारे परेशान होते रहें कि मैं अजीब अजीब से सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूँ किस तरह से करके। तो एक दफा मैं आपको सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन करा दूं कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम देख लें कि जो पुराने लोग हैं उनको हमने क्या गाइड करना है, और उसके बाद उन्हें साइड पे करके जो हमारे पास नए लोग हैं हमारे पास उनके लिए क्या गाइडेंस है हम उसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। सीफैप के सब्जेक्ट्स, सीफैप में 6 सब्जेक्ट्स हैं। आज की डेट में एक सब्जेक्ट जिंदा है एसपीएम, जो कि तकरीबन जून में खत्म हो जाएगा, यानी कि सिर्फ इसकी एक लास्ट अटेम्प्ट बची है जून 2025, और आईकेप जितना एग्रेसिव हुआ है नई स्कीम को लेके, और मोस्ट प्रॉब्ली नई स्कीम का अप्रूवल जनवरी वगैरह के आसपास आ जाना है। जनवरी में ना भी आया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक भी आ गया अगर नई स्कीम का अप्रूवल, तो दिसंबर 2025 नई स्कीम के मुताबिक होगी। तो दे आर वेरी श्योर, दे आर वेरी क्लियर कि उन्होंने दिसंबर 2025 की नई स्कीम के मुताबिक अटेम्प्ट लेनी है। तो नई स्कीम और पुरानी स्कीम में 2 फर्क हैं। एक फर्क ये है कि नई स्कीम में एक पेपर आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी, जो कि मौजूदा पेपर एसपीएम कहलाता है। दूसरा, ये 6 पेपर जो हैं अगर आपने इसमें से 5 आउट ऑफ 6 कर लिए तो उसके बाद आप एक केस स्टडी पेपर दे सकेंगे। ये केस स्टडी पेपर नया है, और विच इज अ मिक्सिंग ऑफ मौजूदा एसपीएम और मौजूदा पीएफटी, इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक पेपर बनाया है। और ये पहले एमएसए 2 होता था इस तरह से, और एमएसए 1 और 2 उन्होंने खत्म कर दिए हैं। तो अगर मैं इस वक्त बताऊं तो हमारे पास फाइनल में 6 सब्जेक्ट्स हैं। रिपोर्टिंग यानी कि अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांस लेवल का पेपर, देन एडवांस कॉर्पोरेट लॉ एंड प्रैक्टिसेस, कंपनी लॉ का एडवांस वर्जन, काफी बड़ा सिलेबस है कॉर्पोरेट लॉ, देन सस्टेनेबिलिटी या एसपीएम का पेपर। ये दोनों थ्योरेटिकल इन नेचर है और दोनों मुनासिब टाइप के सिलेबस हैं, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन, जिसको बीएफडी कहा जाता था, इसका ओल्ड नेम बीएफडी था, अब इन्होंने नया नाम इसका रख दिया स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। और फिर टैक्स प्लानिंग का पेपर है, और ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज है। थोड़ा सा इस टाइम पे हम एक मैप देख लेते हैं। ठीक है, और ये नबील भाई आपने ये वाली वीडियो सबसे शेयर कर दी है, सेंड टू ऑल? मैं वो सेस नहीं है मेरी। ठीक है, सही है।
ये मेरे पास एक टीम मेंबर ने एक हमें लिंक भेजा है उस वीडियो का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और वो मैं आप लोगों को सेंड टू ऑल कर देता हूँ। ये एक भाई का मैसेज आया था मेरे पास, क्लियर है सर, मैंने उसके रिप्लाई में आप सब लोगों के पास वो वीडियो शेयर कर दिया है। दैट वीडियो इज अबाउट नई स्कीम में आई के अपने पेपर टू पेपर कौन सी एग्जामेशन दिए हैं, कौन सा पेपर करने से कौन सा पेपर एग्जाम्प्ट होगा। इसमें शुरू में डिस्कशन कैफ के स्टूडेंट्स की और आगे जाके सीफैप के स्टूडेंट्स की डिस्कशन है। थोड़े से टाइम के लिए 10-12 मिनट के लिए सीफैप की डिस्कशन है, बट उसमें सारी थॉरोली डिस्कशन हुई हुई है। मैं कुछ चीजों उसमें से रिपीट भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, चूंकि इस टाइम पे मेरे ऑडियंस में से 1/5 कम से कम वो लोग हैं। इन पेपरों का अगर हम मिजाज देखें एक एक करके, तो जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग इज न्यूमेरिकल इन नेचर एंड दैट इज वेरी लेंथी इन टर्म्स ऑफ साइज। मैं 3 वेरिएबल्स पे बात करूंगा, इसकी नेचर क्या है, साइज ऑफ सिलेबस क्या है और टेक्निकलिटी लेवल क्या है। तो रिपोर्टिंग न्यूमेरिकल है नंबर 1। नंबर 2, इसका साइज ऑफ सिलेबस काफी लेंथी है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है, सीए फाइनल के 2 जो सबसे बड़े सब्जेक्ट है उनमें से एक रिपोर्टिंग है। और तीसरा टेक्निकल लेवल, इसका एडवांस लेवल टेक्निकल लेवल है, यानी कि हैवी है, तगड़ा लेवल है। देन एडवांस कॉर्पोरेट लॉज एंड प्रैक्टिस प्योर थ्योरी का पेपर है, वेरी लेंथी है, यानी कि वो जो 2 हमारे सबसे बड़े पेपर हैं वो रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ है। और इसका टेक्निकल लेवल भी एडवांस है, ये ओपन बुक हुआ और आईकैप उसके बाद से काफी ज्यादा लोगों को जो है ना वो तकलीफ दे रहा है। देन हमारे पास आज के दौर में एसपीएम का पेपर आता है 6 महीने, और इस 6 महीने के बाद पेपर का नाम हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी। अभी तक इसका सिलेबस तक आई के अपने ऑफिशियली नहीं दिया हुआ, अनऑफिशियली मेरे पास एक्सेस है बीइंग आरआईटी के, हम उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह दें, लेकिन अभी इसका सिलेबस वो शेयर करेंगे, फिर इसकी किताब शेयर करेंगे। तो जून में तो आप लोगों के पास जून से पीछे पीछे तक तो आपके पास खास डाटा इसमें नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी का पेपर आज इस वक्त सोचना मुश्किल होगा बिगिनर्स के लिए। हाँ, जून के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं कि हम एसपीएम का पेपर उठा लें और सस्टेनेबिलिटी का। और जो एसपीएम का पेपर दे रहे हैं, तो ये एसपीएम हो या सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों मेनली थ्योरी हैं। एसपीएम प्योर थ्योरी होता था, और जो सस्टेनेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा डिस्क्लोजर्स की बातों से ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो थोड़ा थोड़ा सा इसमें बिल्कुल थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। देन मीडियम लेवल पे इसका सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस है, इवन दरमियाना सिलेबस है। और टेक्निकलिटी लेवल भी इसका मीडियम है, को बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। देन हमारे पास बीएफडी आ जाता है, बीएफडी न्यूमेरिकल नेचर है, मीडियम सिलेबस है और एडवांस लेवल की टेक्निकलिटी है। यानी अगर हम टेक्निकलिटी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की मीडियम टेक्निकलिटी और बाकी 4 एडवांस लेवल की हैं। अगर हम साइज ऑफ सिलेबस के हिसाब से देखें, 2 वेरी लेंथी हैं और 1 लेंथी है और 3 मीडियम साइज के पेपर्स हैं। देन अगर हम न्यूमेरिकल और उसकी बात करें, तो जो बीएफडी है न्यूमेरिकल था, टेक्स्ट में मिक्सिंग है, टेक्स्ट आपको पता है न्यूमेरिकल और थ्योरी की मिक्सिंग होता है। मीडियम इसका सिलेबस है और टेक्निकलिटी लेवल भी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। ऑडिट एश्योरेंस प्योर थ्योरी है, लेंथी सिलेबस है और एडवांस लेवल की टेक्निकलिटी है। तो बेसिकली ये 6 हमारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें से जो प्योर न्यूमेरिकल है वो 2 सब्जेक्ट हैं, रिपोर्टिंग और बीएफडी, जिसका नया नाम है एसबीएफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। ये 2 प्योर रिपोर्ट न्यूमेरिकल है और 3 प्योर थ्योरी हैं, सस्टेनेबिलिटी का पेपर, ऑडिट का पेपर और कॉर्पोरेट लॉ का पेपर। लेंथ के हिसाब से 2 सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं, रिपोर्टिंग और सीलॉ कॉर्पोरेट लॉस। उसके बाद एक लेंथी पेपर है विच इज ऑडिट, और 3 दरमियाने सिलेबस के जो पेपर हैं दैट इज सस्टेनेबिलिटी, बीएफडी और टैक्स का पेपर। और अकॉर्डिंगली तो ये बेसिकली इस तरह से ग्रिड बनती है कि ये 6 सब्जेक्ट हैं आपके इसके। देन आपका केस स्टडी आता है। केस स्टडी अभी का मसला नहीं है, केस स्टडी तब है जब आपके 5 पेपर कम से कम पास हो। तो आज केस स्टडी पे शायद लंबी चौड़ी बात करने से हमें को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अब एक अहम सवाल है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट के हवाले से, कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। इसमें ऐसे में ना मेरे पास कुछ जनरल गाइडलाइन होती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 2 to 3 पेपर आर ऑलवेज एन आइडियल पेपर साइज। अगर एक नया स्टूडेंट है तो वो या 2 या 3 पेपर्स के साथ आए, 4 पेपरों की जज्बाती हरकत ना करे, और एक वुड बी वेरी अंडर परफॉर्मिंग। तो आइडियली सीफैप के स्टूडेंट को 2 या 3 उठाने चाहिए। सीफैप कैफ की तरह नहीं है, ये काफी जान लेता है और आपको और चीजों के साथ इसे मैनेज करना होता है। तो 2 या 3 पेपर आइडियल है कि आप इतने पेपर्स के साथ चलें, इससे ज्यादा पेपर्स का लोड ना उठाएं। दूसरी गाइडेंस
दो न्यूमेरिकल पेपर कंबाइन ना करें, जैसे रिपोर्टिंग और बीएफडी है, जो जिसका नया नाम एसबीएफ भी है, इन दोनों को कंबाइन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्टिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट बड़ी टाइम लेता है। आप सवाल करने बैठते हैं, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही होती है, आप बार बार कर रहे होते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं और अचीव बड़ा थोड़ा सा करते हैं। तो अगर आपने दोनों ही न्यूमेरिकल उठा लिए तो फिर गुमान ये है कि फिर आपके लिए कोर्स कवरेज मसला होगा। तो समटाइम वी नीड अ ब्रेक, कि न्यूमेरिकल करना है तो साथ थ्योरी देख ली, थ्योरी कर रहे हैं तो साथ न्यूमेरिकल। तो आइडियली ये दोनों न्यूमेरिकल एक ही अटेम्प्ट में देना को बहुत मजेदारी की बात नहीं है। पुराने जमाने में लोग इसलिए करते थे कि उन्होंने एमएसए 1-2 अनलॉक करना होता था, वो अब नहीं होता। तीसरा, एडवांस टेक्स्ट के लिए आइडियली सजेस्टेड है कि आप समर अटेम्प्ट में दें। होता ये है कि जून में आ जाता है फाइनेंस बिल, और जब फाइनेंस बिल जून में आता है तो तकरीबन सितंबर अक्टूबर के पास जाके टीचर्स की किताबें और लेक्चर्स अपडेट होते हैं और आपकी दिसंबर के स्टार्ट में अटेम्प्ट होती है। तो अगर आप जून के वक्त सोच रहे हैं कि मैं जून जुलाई में जाके टैक्स का पेपर उठाऊं और दिसंबर में दूं, तो होगा ये कि अक्टूबर तक सितंबर तक आपको टीचर्स की भी चीजें अपडेट हुई नहीं मिलेंगी, और जिसकी वजह से दिसंबर की अटेम्प्ट आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी। तो एक अच्छा मशवरा ये है कि जब फाइनेंस बिल आता है तो उसके 3-4 महीने में टीचर अपने लेक्चर्स नोट्स सब अपडेट कर लेते हैं। तो अगर आप फर्ज करें दिसंबर में या जनवरी में उठाते हैं फॉर जून अटेम्प्ट, समर अटेम्प्ट, तो ये हमेशा आपके लिए ज्यादा बेहतर अप्रोच होती है। आपको ज्यादा बेहतर चांस मिल जाता है कि आप अच्छे तरीके से इस पेपर को तैयार कर सकें। तो 3 टोटके हैं, 2 या 3 पेपर उठाने हैं, पहला टोटका। दूसरा टोटका, 2 न्यूमेरिकल नहीं कंबाइन करने, और तीसरा टोटका, टैक्स का पेपर कोशिश करना है कि आप इस तरह का प्लान बनाएं कि आप समर की अटेम्प्ट में टैक्स का पेपर दें, विंटर की अटेम्प्ट में ना दें, क्योंकि इसमें तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। अब कौन से सब्जेक्ट हमें उठाने चाहिए, किस तरह से उठाने चाहिए, सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सब्जेक्ट क्या उठाने चाहिए। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आप किस किस्म के स्टूडेंट हैं। तो पहले मैं डिवाइड करूंगा आपको दो स्टूडेंट्स में, वो स्टूडेंट जिन्होंने जून की अटेम्प्ट देनी है और वो स्टूडेंट जिन्होंने आगे की अटेम्प्ट देनी है। फिर जो आगे की अटेम्प्ट देनी है उनको मैं डिवाइड कर दूंगा 3-4 कैटेगरीज में। ये स्लो स्टूडेंट है, ये तेज है, ये जज्बाती है, ये पागल है, जुनूनी है। तो सबसे पहले आप कौन सी तरह के स्टूडेंट हैं। इस वक्त नए स्टूडेंट जो है ना, उस मेरी गुफ्तगू को इग्नोर करें। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट जिनको जून अटेम्प्ट देनी है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो जिनको जून की अटेम्प्ट देनी है, उनके लिए नई स्कीम की चेंजेस इस वक्त काफी अहम है। नई स्कीम में MSA 1 और MSA 2 खत्म हो जाएगा। MSA 1 और MSA 2 खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या आपको जून में MSA 1 या MSA 2 देना चाहिए अगर आप पे एप्लीकेबल है। मजे की बात यह है कि MSA 1 अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आप जरूर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सस्टेनेबिलिटी का नया आने वाला पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा अगर आपने MSA 1 इस वक्त दे दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट मौजूदा बच्चे जिनकी जून में अटेम्प्ट है। MSA 1 अगर आपका रहता है और आप पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल का मतलब है आपके इसके पीछे वाले दोनों पेपर पास हुए हुए हैं, तो MSA 1 का पेपर दे दें और अपने सस्टेनेबिलिटी के पेपर को एग्जाम्प्ट करवा लें। अगर आप पे MSA 2 एप्लीकेबल है, अगर आपने फर्स्ट करें रिजल्ट आने के बाद आपका BFD SPM पीछे से क्लियर हुआ है और MSA 2 एप्लीकेबल है, तो दें, क्योंकि इसने आपके केस स्टडी पेपर को एग्जाम्प्ट कर देना है नई स्कीम के अंदर। अच्छा, फर्ज करें आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके 3 to 4 CFAP पेपर ऑलरेडी पास है। अगर आपके 3 से 4 CFAP के पेपर पास्ड हैं और आप चाहते हैं कि मैं MSA 1 ना दूं, तो फिर आप एक काम करें, अपने रिमेनिंग CFAP के पेपर दे दें जून में। क्योंकि अगर आपने ऑल CFAP पेपर पास किए हुए हैं तो भी आपको ये सस्टेनेबिलिटी का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी का पेपर एग्जाम्प्ट कराने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पे MSA 1 एप्लीकेबल है, आप MSA 1 दें, पास करें, तो भले आपके 2 या 3 पेपर पास हुए हुए हैं CFAP के, MSA 1 की वजह से सस्टेनेबिलिटी पास हो जाएगा। दूसरा तरीका, आपके MSA 1-2 तक तो आप नहीं पहुंचे, लेकिन आपके कैफ के 3-4 पेपर CFAP के पास हुए हुए हैं, तो अगर आपने जून की अटेम्प्ट समेत, इस अटेम्प्ट का रिजल्ट प्लस जून की अटेम्प्ट समेत अगर आपने सारे CFAP के पेपर पास कर लिए, तो भी आपको नए आने वाले सस्टेनेबिलिटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो ये अब थोड़ा सा आपने इस तरह से अपने आप को प्लान कर लेना है।
आप लोगों के लिए मजीद क्या खास बात है? मजीद खास बात यह है कि आप लोगों को फॉर श्योर AARS का पेपर देना चाहिए, एडवांस ऑडिट का पेपर फॉर श्योर देना चाहिए। मैं क्यों इस पे इतना जोर दे रहा हूं? जो न्यू स्कीम है ना 2025 की, उसमें उन्होंने ना एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो कहते हैं कि आप हैंड्स ऑन कोर्स का पेपर, वो जो डाटा एनालिटिक्स और एआई का हैंड्स ऑन कोर्स है, वो देंगे, देन यू आर एलिजिबल कि आप AARS का पेपर दे सकें। तो ये AARS का पेपर ताले में जाने वाला है। ये जून 2025 की अटेम्प्ट के बाद ये ब्लॉक हो जाएगा और आप इस वक्त जून की अटेम्प्ट बगैर हैंड्स ऑन कोर्स पास किए दे सकते हैं जून 2025 की। लेकिन वंस नई स्कीम आ गई तो फिर ये पेपर बंद हो जाएगा ताले में। आपको पहले हैंड्स ऑन कोर्स पास करना पड़ेगा, देन आप इस पेपर को अवेल कर सकेंगे। दैट्स व्हाई मैं जून 25 वालों को फॉर श्योर ऑडिट सजेस्ट करूंगा, और जो नए वाले बच्चे आ रहे हैं उनको मैं बिल्कुल भी ऑडिट सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नए बच्चे इस वक्त ऑडिट उठाने के चक्कर में उनको हैंड्स ऑन कोर्स भी देना पड़ जाएगा। तो नई स्कीम के 6 में से 5 पेपर आप दे सकते हैं ओपनली, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ऑडिट पे एक फजूल सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इन्होंने कि आप पहले हैंड्स ऑन कोर्स पास करेंगे तो आप ऑडिट दे सकेंगे, वरना नहीं दे सकेंगे। तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और जिनकी 2025 अटेम्प्ट इन हैंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए मेरे पास मशवरे क्या हुए? SPM तब दें जब आप ऑल CFAP क्लियर करने के मूड में हैं, अदरवाइज SPM का पेपर ना दें। अगर आपके 4-5 पेपर रहते हैं तो मत SPM का पेपर दें, खामखा की एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आपके रहते ही 1-2 पेपर है या 2-3 पेपर रहते हैं और अभी आपका रिजल्ट आना है, तो अगर 1-2 पेपर दे के आपका CFAP पूरा क्लियर होता है तो फिर SPM जरूर दें। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि आप AARS जरूर दें, क्योंकि AARS का पेपर जो है ना आगे फिर ब्लॉक में चला जाएगा। क्या इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? भाई ने पूछा। जी बिल्कुल, बाद में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। और मैंने आपको बताया कि मैं आज की काउंसलिंग में मोर ऑफ अ सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ। वो जो CFAP के बच्चे के मसले क्या हैं, ट्रेनिंग के क्या मसले, मैं उन पर ज्यादा बात नहीं कर रहा, इसलिए कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमारे ऑडियंस ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको आर्टिकल्स नहीं मिले होंगे। और अभी हमने देखा 53 या 55% वो लोग थे हमारे अटेंडीज में जिन लोगों का अभी तक आर्टिकल्स नहीं स्टार्ट हुए। तो इसलिए शायद उन लोगों को भी वो बातें समझ नहीं आएंगी कि ट्रेनिंग्स के क्या मसले हैं, फर्म में जाते ही क्या प्रॉब्लम होता है, किस तरह से। लेकिन मैं एंड पे मतलब बाद में आप सब लोगों को वीडियोस और वो सारी चीजें शेयर कर दूंगा, जो आप जैसे ही फर्म में जाएं तो आप उन वीडियोस को देख के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है उनसे रिलेटेड हमने बात की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आपने एंड ऑफ सेशन के लिए होल्ड करके रख लेना है। एंड ऑफ सेशन पे मैं आप सब लोगों को सवाल जवाब का एक मौका दूंगा, तो हम उस